जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे वीडियो चैनल पर। अभी मैं भारत के सबसे स्वर्णिम युग गुप्त काल के विषय में बताने वाला हूं, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और ये मेरा एक शॉर्ट नोट्स की तरह है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या वैसे भी आपके नॉलेज के लिए को बूस्ट करने के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गुप्त वंश का जब प्रारंभ हुआ था वो करीब 4वीं शताब्दी में से 6वीं शताब्दी तक माना जाता है। गुप्त वंश का प्रारंभ 4वीं शताब्दी में हुआ था और ये लगभग 6वीं शताब्दी तक हुआ। सोने के सिक्के इस समय बहुत काफ़ी प्रचलित थे और यहाँ इसके सम्राट समुद्रगुप्त का लगभग भारत के सभी क्षेत्रों पर अधिकार था। एक संपूर्ण भारत साम्राज्य का सम्राट था समुद्रगुप्त ऋषि, जिसका एक और नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कुषाण और सातवाहनों ने बड़े राज्य का निर्माण किया, किंतु 3री शताब्दी आते आते इनका अवसान होना शुरू हो गया। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी जो भी है आपके जो काम में आए उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको वो मिलता रहे। और ये कहानी की तरह इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का और कॉपी में नोट करने का प्रयास करें, क्योंकि ये सिर्फ देखने से नहीं होगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ही पढ़ करके इसको नोट्स को बनाया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि सातवाहनों के बड़े राज्य का निर्माण किया और 3री शताब्दी के आते आते इनका अवसान होना शुरू हो गया। ये हुआ मौर्य साम्राज्य की बात। अब आगे आते हैं कि अधिकांश विद्वान गुप्त राजाओं को क्षत्रिय मानते थे। क्षत्रिय मतलब राजपूत, जो कि जिसको अगर हम वर्ण व्यवस्था में कहें तो इसको सुरक्षा और शासन का अधिकार प्राप्त था। ठीक है। सिरपुर अभिलेख में इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। सिरपुर अभिलेख में गुप्त राजाओं को क्षत्रिय कहा गया है। प्रारंभिक गुप्त शासक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे, जिनका शासनकाल माना था 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। प्रथम शासक था घटोत्कच था द्वितीय शासक, जिसका कालक्रम माना था 300 से 319 ईस्वी तक। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की, जबकि उत्तरवर्ती गुप्तों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। पहले के जो थे उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की गुप्त शासक, और बाद के महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, जिसका कालक्रम था 319 से 334 ईस्वी पूर्व, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद दूसरा जो शासक आया वो है समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। यही महान वो सम्राट है जिन्होंने 335 से लेकर 380 तक शासन किया और लगभग हर एक युद्ध को जीता। महान योद्धा और ज़बरदस्त शासक, जिन्होंने शासन के असली मापदंडों को खड़ा किया था। रामगुप्त, ये भी महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा। 375 से लेकर नहीं, ये चंद्रगुप्त ये समुद्रगुप्त के बाद का शासक है। 375 से 412 ईस्वी। रामगुप्त को पच्युत कर समुद्रगुप्त का योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। गुप्त संवत 56 इसने शुरू किया और 375 से 36 का कालक्रम माना था। विवाह संबंध स्थापित किया इसने ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त 413 से 455 ईस्वी। इसने गुप्त पुष्यमित्र पर विजय प्राप्त की। और स्कंदगुप्त का कालक्रम माना जाता है 456 से 472। सौराष्ट्र में बंगाल और पंजाब से नर्मदा तक इसका राजा साबित था। अब इसी समझ सकते थे कितना क्षेत्र विकसित था गुप्त वंश का। आखिरी शासक था विष्णुगुप्त और गुप्त वंश का अधिकारी शासक था। इसकी मृत्यु संभवतः 550 ईस्वी पूर्व में हो गई, और इस प्रकार लगभग 230 वर्षों के शासन के बाद गुप्त वंश का अंत हो गया। गुप्तकालीन भारतीय इतिहास का वर्णन, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखेंगे हर्षवर्धन काल। तो मैं इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। आपको गुप्त वंश के विषय में करीब जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी हासिल हो गई। ज़्यादातर पर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। जय हिंद।